प्यारे बच्चों और दोस्तों, सीटेट का पेपर 2 कैसा गया आप लोगों का। उम्मीद है कि अच्छा ही गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते देने करते हुए। यहाँ पर देखिए मैथ के जो भी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि मैथ का जो क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, मैथ को सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना कमाल नहीं होता, उनको हम कैसे कम से कम समय में सॉल्व करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें जानेंगे और फटाफट इसके आंसर को मिला लीजिएगा आप लोग भी अपने आंसर को, और कमेंट भी करते रहिएगा जो आपने आंसर किया है। जो भी आपका आंसर आया होगा तो वो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, और मिलाते भी रहिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल से, आपको पता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझको एक बात की खुशी ये हो रही है कि जितने भी क्वेश्चन इस पेपर 2 में पूछा था 14 दिसंबर वाले में, आपका 90% क्वेश्चन जो है मैंने जो कराया था। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने सीटेट की वीडियो नहीं बनाई है, कम से कम 3-4 वीडियो होगी, उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर है। एक तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम उठा करके रख दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा मेरी वीडियो, सेम टू सेम क्वेश्चन वही आया है। बाकी के क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन है, यानी कि पैटर्न वही है, सिर्फ संख्याओं को चेंज कर दिया है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बोर्ड मास रूल से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल में क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट यहाँ पर है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है निपटा लेंगे। तो यहाँ पर भाग वाला काम है, 2 से हमें क्या करना है, 2704 में भाग दे देना। भाग दे करके मैं नीचे लिखूंगा, तो 2 एकन्ने 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना के 4। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो भाग का ही चिन्ह है, और भाग देना है कितना में, 31,096। अब चूंकि यहाँ पर चिन्हों की संख्या देखें, ये सारे चिन्ह प्लस माइनस में है, तो हमें चिन्हों में पहले भाग को निपटाना है। बोर्ड मास जो कहेगा उसी से क्रम में चलना है दोस्तों, गलती नहीं करना है। दूसरे क्रम में चलेंगे आंसर गलत आ जाएगा। तो आप 1352 में इसे भाग दे देंगे। अगर इतना लंबा भाग नहीं जाता तो जो भाग बीती है बेसिक सी उससे दीजिए, या यहीं से दे दीजिए। जैसे 1352 से मैं दूंगा तो यहाँ पर 3109 मुझको दिख रहा है। 3109 2 बार जाएगा, तो 2 बार दूंगा तो 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10 ही रहेगा, और 2 3 6 1 7, 2 एकन्ने 2, 2704 घटा लेते हैं। 9 में से 4 गया, 5 आएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका 0 है तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या आपका बचा हुआ है, 11 हो जाएगा, 7 4 11, यहाँ पर हो जाएगा 4056। अब यहाँ पर देखिए 13 3 39, 3 से ज़्यादा जाएगा नहीं, 13 3 39 हो रहा है 3900, तो 3 से देख देते हैं। तो 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 1 3 4, पूरा का पूरा कट जा रहा है। यानी कि इसके बदले ये पूरा जो हमने सोल्व किया, इसके बदले आ गया आपका क्या, इसके बदले आपका आ गया 23। क्लियर, 23 के बाद प्लस बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्लस प्लस वाले को हम जोड़ लेते हैं। प्लस वाले को या तो चाहे तो आप सीरियल क्रम में यहाँ पर लिख करके जोड़ लिए, या अगर ज़्यादा अच्छी मतलब आपकी प्रैक्टिस है तो यहीं से निपटा लेंगे। दशमलव के चौथे स्थान पर एक अंक यहाँ पर दिख रहा हो, दशमलव के चौथे स्थान पर कहीं कुछ भी नहीं है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। दशमलव के चौथे स्थान पर 8 है, 8 लिख लेंगे। अब दशमलव के तीसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है। फिर ऐड वाले को देखेंगे तो 9 3 12 2 हो जाएगा। फिर दशमलव के दूसरे स्थान पर यहाँ पर 7 है, 7 और यहाँ पर 3 है, तो 7 3 10, और 10 5 15 हो जाएगा। 15 और एक कैरी इसमें का 1 16 हो जाएगा। दशमलव के पहले स्थान पर 0 0 एक कैरी हो चुका है, 6 1 7, 7 6 13, 13 हो जाएगा, यानी कि 1.3, 1.3। और यहाँ पर माइनस 0.7 है, तो इसको भी यहीं पे हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से 0.79, ठीक है, घटा दीजिए। 8 2, ये 16 हो गया, 9 7 16, और ये दोस्तों क्या हो गया आपका 2, तो 12 हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 0.5। 23 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 लगा दीजिए, यानी कि 23.5728, 5728, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन उतनी ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन तो सभी को करने आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सब बच्चों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किन मापों के लिए त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। देखिए त्रिभुज की रचना करने के बहुत सारे नियम है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि 2 भुजाओं का योग, जैसे मान लीजिए कि यहीं से देखते हैं, 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है या कम है तो उस त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक भुजा 3 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर के, तो आपकी तीसरी भुजा कह रहा है 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7 आ गया, यानी तीसरी भुजा के इक्वल आ गया। अगर इक्वल रहे या कम रहे, दोनों कंडीशन में उस त्रिभुज का निर्माण आप नहीं कर सकते। कह रहा है कि त्रिभुज का निर्माण होना चाहिए, ठीक है, त्रिभुज की रचना हो जानी चाहिए, हमें ऐसा चूज करना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। एक भुजा 8 है, दूसरी 4 है, एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री 60 डिग्री त्रिभुज बनाते हैं, अभी फाइनल हो जाएगा। एक कह रहा है कि कोण BCA, मान लीजिए कि आपका BCA का मतलब कौन सा हो जाएगा, अगर इसको हम B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको A मानते हैं, तो BCA कोण यही 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। और कोण ABC, इस कोण को इसने क्या कर दिया, 60 डिग्री मान लिया है। और बाकी AB कौन सी भुजा, AB यानी कि कोण 8 मान लिया है।
और BC यानी कि ये 4 मान लिया है। तो यहाँ पर देखिए 8 4 समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर से भुजाओं के वर्गों के योग होता है। तो यहाँ पर ये हम निकाल लेंगे, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर अब बात ये बनती है कि हम इसको देख लेते हैं। ये मुझको लगेगा बन जाएगा, ये इसमें है 100% है ऐसे हो कि ये बनेगा, त्रिभुज की रचना यहाँ पे हो रही है। लेकिन हम देखेंगे क्या आगे की जो दो ऑप्शन दिए हैं वो सही है कि गलत है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोण ABC, जैसे इस तरीके से त्रिभुज है यहाँ पर ABC। इस ABC में कह रहा है कोण ACB, इस कोण की बात कर रहा है 120 डिग्री है। उसके बाद कोण ACB और कोण ABC, यानी ये कोण कह रहा है कि 25 डिग्री है। जब ये 25 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा, 120, 25 और ये आपका 35 डिग्री होगा। ठीक है, 35 डिग्री होगा तभी 180 डिग्री का कोण बनता है। अब कह रहा है AC बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर। AC यानी ये भुजा और AC और BC ये भुजा दोनों की दोनों बराबर है। तो सम्मुख भुजा के सामने के कोण बराबर होने चाहिए, 35 नहीं बल्कि 25 होना चाहिए। लेकिन 35 आ रहा है, 35 आएगा ही, 180 डिग्री होता है तीनों कोण। तो इस कंडीशन में इस त्रिभुज का भी निर्माण नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए AB बराबर 5, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हो। इस त्रिभुज की अगर बात करें चौथे ऑप्शन में तो कह रहा है कि ABC, AB आपका कितना दिया हुआ, AB आपका 5 दिया हुआ, BC आपका कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। और कोण ABC यानी कि इस कोण की बात हो रही है, 130 डिग्री दिया हुआ है। और ये आपका कोण कितना है, आपका ये कोण आपका दिया हुआ है BAC यानी कि ये 25 डिग्री दिया हुआ है। तो 130 और 25 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से जोड़िए, 130 और 25 हो गया आपका, यानी कि यहाँ पर भी 25 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो जब दोनों कोण बराबर, उसके सामने की भुजाएं भी तो बराबर होनी चाहिए, जबकि भुजाएं बराबर यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो इस कोण का मैंने क्या कहा, इसमें 100% श्योर था कि यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज को ये फॉलो कर रहा था। तो क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि किस त्रिभुज का निर्माण होगा, किसमें प्रैक्टिस रहेगी तो आप एक ही बार में पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इतना समझाना पड़ेगा ना इतना बताना पड़ेगा। नेक्स्ट गुणनखंड वाला है, थोड़ा सा लंबा है गुणनखंड, लेकिन बहुत शार्ट तरीके से मैं बताऊंगा, इसको टाइम नहीं लगेगी, मज़ा आ जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इसका कह रहा है कि इतना लंबा आपका जो है द्विघात समीकरण दिया हुआ कि गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, यानी कि इन गुणनखंडों में से गुणनखंड ऑप्शन में से चुनना है, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, काम खत्म, जो आएगा भाई। तो इनमें अगर सब में देखें तो कुछ कॉमन दिख रहा है, P कॉमन दिख रहा है, उसको हम ले लेते हैं कॉमन लेंगे तो कोष्टक में क्या हो जाएगा, 20Q² हो जाएगा, 20Q² प्लस 4Q प्लस 45 R², P हमने कॉमन ले लिया, माइनस 60 QR माइनस 6R। ठीक है, इतना हमने P कॉमन ले लिया तो इतना बचा अंदर का। अब इसमें एक और हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको इधर उधर कर लेते हैं, इधर उधर करेंगे तभी आपका सेट हो पाएगा। इसको सेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, इस QR को हम उठा करके यहाँ पे लागे 60 QR। इस 60 QR को हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, -30 QR माइनस 30 QR। ठीक है, 30 QR इस 60 QR को लिख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इस 45 R² को मैं लिखूंगा, पहले 45 R², उसके बाद इस 6Q को लिखूंगा, 4Q को मैं लिखूंगा, और लास्ट में -6R को मैं लिखूंगा। इस तरीके से करने के बाद अब मैं दो का जोड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉमन लेकर के इसको गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसका गुणनखंड ही मैं एक तरीके से कर रहा हूँ। तो P अगर P रहता ऑप्शन में तो यहीं पे हमारा मामला सेट हो चुका होता, कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन इतना आसान तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन है, आप कहेंगे कि इसमें 10 कॉमन है और Q कॉमन है, तो 10Q हम निकाल लेंगे तो 2Q बचेगा, और यहाँ पर -3R बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस मैं कॉमन ले लूँगा, क्योंकि मुझको कोष्टक में 2Q - 3R बनना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 15 कॉमन ले लूँ, 15R कॉमन लूँगा, 15R कॉमन लूँगा तो 15 दूना 30, 2Q बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, -3R बचेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले रखा है। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस ही कॉमन लूँगा, क्योंकि मुझको माइनस लाना है अंदर, तो यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँगा, सिर्फ 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2Q - 3R आपका हो जाएगा, और ये मामला सेट हो गया। क्योंकि सब में 2Q - 3R 2Q - 3R है, तो उसी को मैं कॉमन ले लूँगा, तो वो गुणनखंड के रूप में एक निकल जाएगा। एक लाइन और मैं कर देता हूँ, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। 2Q - 3R मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर आगा कोष्टक में क्या आपका बचेगा, 10Q - 15R + 2। तो अब देखिए इन तीनों में से जो भी एक है इसमें, उस पर टिक लगा दीजिए। क्या है यहाँ पर, तो मुझको 2 दिख रहा है, मुझको दोस्तों यहाँ पर 2Q - 3R भी दिख रहा है, 10 नहीं बिल्कुल सही, ये 10Q है, मैं समझा ये P है। मैं कहाँ से 2 कहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए 10P - 15R + 2 के रूप में था, यानी यहाँ पे Q है, P होता तब ना 2 मिलता, तो सिर्फ आपका 2Q - 3R दिख रहा है ऑप्शन 2 में। क्लियर है बात।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा था लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों कुछ भी नहीं है ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतने 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 71 कार्डों पर लिखा एक डब्बे में रखी जाती है। क्या कह रहा है 12 से 71 तक की संख्याएं एक कार्ड जो है कार्डों पर अलग अलग कार्डों पर लिख करके डब्बे में रख दी जाती है। एक कार्ड पर एक संख्या यानी एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है यानी 12 से 71 तक उतने कार्ड हैं। क्या कह रहा है 12 13 डाट 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 71 कार्ड हैं, इतने कार्ड हैं। पहले तो हम कार्ड की संख्या निकाल लेते हैं। टोटल कार्ड की संख्या कैसे निकालेंगे, इनका अंतर निकाल लीजिए। 71 में से 12 घटाएंगे 59 आ जाएगा, उसमें एक जोड़ दीजिए यानी कि टोटल कार्ड की संख्या हमारी 60 आ गई। 60 कार्डों पर 12 से लेकर 71 तक इसने नंबर लिख करके कार्ड को एक डब्बे में रख दिया है। करेक्ट था। फिर इस डब्बे में से बिना अंदर देखे यानी हम अंदर नहीं देखेंगे एक कार्ड निकाले जाते हैं यानी उसको एक कार्ड को उसमें से निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए 12 से 71 तक अभाज्य संख्या कैट होती हैं, तब तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमें टोटल प्रायिकता तो हमें पता है कि 60 है, टोटल संख्याएं जो है 60 है, इतनी तो पता है। लेकिन दोस्तों अब कितनी अभाज्य संख्या अगर वो पता चल जाए तो मामला भी सेट हो जाएगा। तो टोटल 12 से 71 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। लेकिन वो कैसे, कौन सी अभाज्य संख्या जानते हैं ना, वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, अभाज्य संख्या। लेकिन 12 से ऊपर की बात कर रहा है तो इसको थोड़ा लेंगे हम। 12 से ऊपर अभाज्य संख्या 13 हो गई, 13 के बाद 17 हो गई, 17 के बाद 19 हो गई, 19 के बाद दोस्तों आपका 23 आता है, 23 के बाद आपका क्या होता है 29 आता है, 29 के बाद 31 आता है, 31 के बाद दोस्तों आपका 37 आता है, 37 के बाद आपका क्या आता है 41 आता है, 43 आता है, 47 आता है, 47 के बाद आपका क्या आता है 53 आता है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आता है, 59 के बाद आपका 61 आता है और 61 के बाद आपका दोस्तों कितना आता है शायद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 आता है। 67 के बाद आपका आता है 71। कितनी संख्या हुई 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 संख्याएं जो है ये 41 है। 15 संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या होंगी 12 से 71 तक, इतना ठीक है। तो अब क्या करेंगे 60 में से 15 संख्या को निकाल देंगे यानी कि जो अनुकूल संभावना होंगी 60 में से 15 को क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि अभाज्य संख्या वो नहीं है। हमें वो कार्ड निकले जिसमें कि अभाज्य संख्या हो ही ना, तो उस 15 को हम क्या करेंगे 15 अभाज्य संख्याओं को घटा देंगे तो ये अनुकूल संभावना हो जाएगी। और नीचे कुल संभावना है, यही होती है प्रोबेबिलिटी का सूत्र। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, बटे में 60 आ जाएगा। 15 से काट देंगे, 15 3 45, 15 चौको 60, 3 बटे में 4, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानक रूप में लिखा गया। ऐसा देखिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या अगर k गुणे 10 टू द पावर n के रूप में लिखी है तो वो मानक रूप में ही होता है। बस ये k की कुछ जो है इसमें होती है कि इसके कुछ नियम होते हैं कि कैसे वो आपकी मानक रूप में है। तो k एक इंटीजर होना चाहिए पहली, और दूसरी चीज़ k की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, किससे आपकी 1 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन 10 से छोटी होनी चाहिए। k की वैल्यू 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिए। अब 0.6 है जो वो 1 से छोटा है तो बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पर 8.5 ही सिर्फ दिख रहा है जो 10 से छोटा और 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाएं ABCD के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज पहले आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की कह रहा है कि ABCD इस तरीके से है। कह रहा है कि AB एक भुजा है और CD, इसमें पहले देखिए तो CD बड़ी भुजा है। इसमें क्या किया है CD को बड़ी भुजा किया तो हम इसको बदलेंगे। CD को कह रहा है बड़ी भुजा है तो यहाँ पर AB इसको हम ले लेंगे, AB इसको हम ले लेंगे और CD इसको हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि आगे कंडीशन मुझको दिखा रहा है कि AB इज लेस देन CD यानी AB छोटी है CD बड़ी है, तो छोटी वाली भुजा को AB ले लेंगे, बड़ी वाली भुजा को। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो ये दूरी कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। चलिए ये बात हो गई क्लियर। आगे कह रहा है CD 24 सेंटीमीटर है। ये पूरी की पूरी लंबाई कितना कह रहा है 24 सेंटीमीटर है। चलिए ये भी ठीक है। और आगे कह रहा है कि AD बराबर BC। AD कौन सी है? AD इसकी बात कर रहा है और यही बराबर इसके, इन दोनों बराबर है और दोनों 13 है, ये 13 है। अब यहाँ पर ये बताइए मुझको ये दूरी नहीं निकल जाएगी? आप कहेंगे कि वो कैसे? मैं कहूँगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये वाला देखिए नहीं बन रहा है।
तो 13 13 यहाँ 169 में से 144 निकाल दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा के कडक वर्ग में से आप एक लंब का वर्ग हटा देंगे तो आधार निकल जाएगा। चलिए फटाफट इसको अंडर रूट में डाल के निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 25, यानी आएगा बाहर 5। ये भी 5 आ गए, ये भी 5, ये दोनों दूरी 5 आ गई। पूछ क्या रहा है? तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निम्न में से है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले ये ऊपर वाली समांतर ये छोटी ए बी का मान निकालना पड़ेगा, तब न होगी, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है जो आपकी समांतर भुजाओं का योगफल गुणे लंब बटे में 2 होता है, यानी ऊंचाई बटे में 2। तो चलिए फटाफट ए बी का मान निकाल लेते हैं। आप कहेंगे कि वो कैसे? ये 5 निकल गया, ये 5, टोटल हो गया 10, पूरा 24 था। 24 में से 10 को निकाल लेंगे 14, यानी ये आपका 14 निकल गया। तो अब चलिए निकाल लेते हैं, क्या होता है? 14 प्लस 24 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, गुणे ऊंचाई आपकी 12 बटे में 2। 2 से मार दीजिए इसको 6 बार, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28 और 10 38, 38 गुणे 6, 6 से गुणा कर दीजिए, 8 6 48 और 6 3 18, 18 और 4 22, 228। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के छोटे ठोस घनों में काटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक घन है, आप घन जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी, वो घन। इस तरीके का घन है जिसकी एक भुजा कह रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई सब की सब इसकी 12 होगी। कह रहा है इसको क्या कह रहा है? काटा जा रहा है ठोसे घन, छोटे छोटे ठोस घनों में, जिनमें से प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। अब छोटा जो घन काटा गया है, ये छोटा घन, इसकी भुजा कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, यानी सारी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होगी। कह रहा प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा है कि प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रारंभिक घन का मतलब इसकी बात कर रहा है जो बड़ा वाला है, क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने ये जो छोटे घन बने हुए हैं इनके कुल पृष्ठीय, यानी कि जितने भी छोटे नए बन रहे हैं, एक की नहीं बात कर रहा। अब काट करके इसमें से कितने बनाए गए वो तो अभी निकाल लेंगे संख्याएं। इस बड़े वाले में से काट करके ये छोटे जो घन बनाए गए 4-4 सेंटीमीटर, वो कितने क्वांटिटी में बने हैं, तो उनका टोटल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके उसके बाद इनके बीच में संबंध निकालेंगे। फटाफट कर लेते हैं। देखिए बड़े घन का आप जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है भुजा का घन होता है, तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा? 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार। छोटे घन का आयतन क्या होगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार। तो 3 बार कटेगा, 3 3 9 3 27, यानी छोटे घन जो बनाए गए वो 27 तो बनाए गए। तो बड़े घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि 6 गुणे भुजा का वर्ग, यानी 6a² होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। 6 गुणे क्या करेंगे? 12 गुणे 12 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? बड़े वाले का। अब छोटे वाले का निकालेंगे, क्या हो जाएगा? इसको भाग दे करके कीजिए, जो भी इसी सूत्र से उसका भी निकलेगा। लेकिन चूंकि 27 तो घन वो बन रहे हैं, तो साथ साथ एक ठो का मान लीजिए कि हमने निकाला 6 गुणे 4 गुणे 4, जैसे इसकी भुजा 4 है तो 6 का, तो ये 27 तो घन है, तो इसमें साथ साथ 27 से भी गुणा कर देंगे। तो ये 6 से 6 कटेगा, ये 3, ये 3 3 3 9 9 3 27, यानी 3। यानी कि जो छोटा घन है, छोटे घन टोटल थे, वो बड़े की घन की तुलना में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है, या 3 यूनिट कहीं ज़्यादा आ रहा है। तो अब ऑप्शन से चेक करेंगे। कह रहे हैं नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/2 है। क्या जो है 1/2 है नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 3 यूनिट आ रहा है, वो कह रहा है कि क्या वो जो इसकी सापेक्ष में 1/2 है? बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है कि नए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल दुगुना है, बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है नया कुल पृष्ठीय प्रारंभिक कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, बिल्कुल गलत बात है। नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 गुना है, बिल्कुल सही बात है, 3 गुना ही है। जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पुराने वाले यानी बड़े वाले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना आ रहा है कि नहीं? ये देखिए 3 नीचे 3 आया कि नहीं कटने के बाद, तो वही 3 गुना हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मीनू ने श्यामपल पर कुछ संख्या लिखकर उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। कह रहा उनमें से प्रत्येक संख्या को -1/2 से गुणा कर दिया। अब -1/2 से गुणा करेंगे, जैसे 2 में, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा करें तो -1 हो जाएगा। 7 में करेंगे तो -7/2 हो जाएगा, और 9 में करेंगे तो -9/2 हो जाएगा। 12 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब दोस्तों पहले चिन्ह था कि 2 जो है छोटी है 7 से, 7 छोटी है 9 से, 9 इज लेस देन 12, इस तरीके का चिन्ह इधर का था। लेकिन अब ये बताइए -1 बड़ी है कि -7/2 बड़ी है? अब मुझको बताइए।
तो आप कहेंगे कि बिल्कुल माइनस में, लेकिन माइनस में जो संख्या जितने ज़्यादा छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो क्या होगी, ये चिन्ह ऐसे पलटेगा, ये चिन्ह ऐसे पलटेगा, ये चिन्ह ऐसे पलट जाएगा। यानी कि क्या होगा उससे, जो आपका यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन से चेक कीजिए। कह रहा है कि उपरोक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। संख्याओं का आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा, गलत बात है। संख्याओं का माध्य समान, गलत बात है। आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम में हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। आरोही क्रम बदल करके क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे निम्न आंकड़ों में खिलाड़ियों द्वारा उसके द्वारा खेले गए पिछले 11 मैचों के लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाई गई है। इस तरीके से विकेट लिया गया 11 मैच में। तो कह रहा है इन आंकड़ों के माध्य बहुलक का अंतर क्या होगा। पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो है टोटल पैदे पदों का योग। पदों का योग क्या है, 1 0 1 2 3 4 3 7 7 3 10 11 12 2 14 14 और 4 18 19 19 आ गया। कितना आ गया, 19 बटे में पदों की संख्या 11 है। अब इसका क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक का अंतर पूछ रहा है। अंतर किसका, बहुलक। बहुलक क्या है, जिसकी बहुलता हो, जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो देखिए इसमें एक ऐसा है जो 4 बार दिख रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इनका अंतर निकाल लेते हैं। 11 19 घटाएंगे, कितना आपका हो जाएगा, 8 8 बटे में 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इस किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण 3x - 20 और 5x - 60 तब 4x + 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए जब तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से जो संगत कोण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 3x - 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 5x - 60 डिग्री के। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x को उधर ले जाइए, 60 को इधर लेके आइए। x को उधर ले जाएंगे 5 में से घटेगा तो 2x बचेगा, और 60 को इधर ले जाएंगे तो 20 घटाएंगे तो 40 बचेगा, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 20 डिग्री। अब यहाँ पर मान रखिए 4x + 30 में, तो 20 चौको 80 80 और प्लस 80 + 30 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 9 अंकीय संख्या 5 6 5 x 9 2 7 4 y क्या है, 88 से विभाज्य। किससे, 88 से विभाज्य। तो कह रहा है 2x + 3y का मान। देखिए कोई भी संख्या अगर 88 से विभाज्य, तो 88 से विभाजकता का आपको नियम पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 2 भागों में ब्रेक कर देंगे जिसके हमें विभाजकता का नियम पता हो। जैसे 11 और 8 में मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा। अब 11 8 का हमें पता है, तो हमेशा देखिए 9 8 हो 11 8 हो, इस तरीके से अगर आए संख्या तो पहले हम 8 की विभाजकता का नियम इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें x देखिए x की जगह एक अंक गायब है, y की जगह एक अंक गायब है, हमें उसी का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के अगर संख्या के 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो हम इस लास्ट के 3 अंक को 8 से काटेंगे, तो 8 से काटेंगे तो देखिए 8 64 8 9 72 72 बचा, यहाँ पे 2 शेष। अब 2 शेष बच गया। अब y की जगह हम क्या मान रखें कि ये 8 से कट जाएगा। अगर y की जगह हम 4 रख दे तो 24 8 3 24 कट जाएगा, यानी y का मान हमें 4 पता चल गया। अब y की जगह यहाँ पे हम 4 रख देंगे। क्या रखेंगे, एक लाइन और लिख दीजिए, 5 6 5 x 9 2 7 4, अब y की जगह 4 रख देंगे। क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। अब हम लगाएंगे 11 की विभाजकता का। 11 की विभाजकता का नियम ये कहता है कि विषम स्थानों पे अंकों का योग माइनस सम स्थानों पे अंकों का योग या तो 0 होगा तो या 11 होगा। यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे, जैसे 5 5 10 10 10 एक छोड़े करेंगे, 10 9 19 19 और 2 9 7 कितना हो जाएगा, 26 26 और 4 30 30 माइनस 6 + x 100 को ऐसे ही प्लस के रूप में वैसे छोड़े रहेंगे। 6 को आप क्या करेंगे, 9 में 2 में जोड़ लेंगे, 6 2 8 8 8 4 12, यानी कि 12 + x ये बराबर होना चाहिए 0 और 11 के। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा लेंगे अभी कंफर्म हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 30 में से ब्रेक करेंगे, ये 30 में से आपका क्या घटेगा, तो एक काम कर दीजिए, इधर भी करेंगे तभी वही। एक काम कीजिए, इसको हम इस पार भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले 12 + 100 को 30 घटा सकते हैं। ठीक है, ताकि माइनस वाला आपका लोचा न रहे। क्या करें, माइनस वाला झंझट न रहे, तो इस वाले में से क्या करेंगे, जो आपका सम स्थान पर है संख्या उसमें से विषम वाले को घटा सकते हैं। ठीक है, घटाइए। चलिए वही बात होगी, तो 30 में से 12 को ऐसे घटा लीजिए, पहले घटा करके उसके बाद चिन्ह बदल सकते हैं। तो 30 में से 12 को घटाएंगे दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा, 18। ये आपका 18 आ गया और ये -x आ गया। कितना आ गया, 18 - x बराबर 0 या 11, 0 या 11। क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर 100 को उधर ले जाएंगे, 11 को, इसीलिए मैं कह रहा था अब चिन्ह का थोड़ा ये कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वही बात होगी। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 18 आएगी।
अगर दोस्तों 11 लेते हैं तो x की वैल्यू 7 आएगी। तो हम 18 नहीं लेंगे क्योंकि एक अंक में लाना था, तो 7 लेंगे। क्या लेंगे? 7 लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू 7 ले लिया और y की वैल्यू 4 लेकर के 2x + 3y में रख देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? 7 दूना के 14, x की वैल्यू 7 रखा, 7 दूना के 14 प्लस और ये आपका चाहते हैं 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई? नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर इतना, QR बराबर इतना, RS बराबर इतना, PS बराबर इतना, तब इतने का मान क्या होगा? देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिस तरीके से आयत में। तो समांतर चतुर्भुज में कह रहा है समांतर चतुर्भुज है PQRS, PQRS में कह रहा है कि PQ जो है वो कितना है? 4x + 1 है, 4x + 1 है। और कह रहा है कि QR जो है QR 26 है, और कह रहा है कि RS जो है 25 है, और कह रहा है कि PS जो है 3y - 1 है। जब आपकी जो तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो यहाँ से हम क्या 3y - 1 बराबर 26 नहीं कह सकते, 3 - 1 बराबर 26 नहीं कह सकते। इसी तरीके से 4x + 1 बराबर 25 नहीं कह सकते, 4x + 1 बराबर 25 नहीं कह सकते। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम y की मान निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 1 27 हो जाएगा, यानी y बराबर 3 9 27, y बराबर 9 आ गया। इसी तरीके से x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में 4 देखें, 4 6 24, 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3x + 2y का मान बताइए, 3x + 2y। तो x की जगह अगर 6 रखते तो 6 3 के 18 हो जाएगा, और y की जगह अगर 9 रखते 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 18 36, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर k समीकरण x - 4 बटे में 7 - 1 बराबर 5 - x बटे में 3 + x का हल है तो इसका मान पूछ रहा है। पहले कंडीशन दे दिया है। देखिए क्या किया कि x बराबर k कह दिया, यानी x की जो वैल्यू आएगी वही k की वैल्यू के बराबर होगी। बस x का मान निकाल दीजिए इस समीकरण से और उसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, काम खत्म आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम इस साइड लेंगे, लेफ्ट राइट 7 होगा, -7 - 4 यानी x माइनस कितना होगा? 11 बटे में 7 हो जाएगा। ये बराबर यहाँ पर लेंगे 3x में से x जाएगा 2x, यानी कि 5 + 2x बटे में क्या है? 3 है। 3 गुणा कर दीजिए तो 3x माइनस आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, बराबर 7 5 6 35 और 7 दूना के 14। अब यहाँ पर देखिए इस अगर 14x को इधर लाते हैं या 3x को उधर ले जाएंगे, हर हाल में माइनस आना ही आना है। यहाँ पे तो माइनस आना है। 14 को ले जाएंगे 11x होगा, 11x बराबर 68 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? -68 बटे में 11, और यही वैल्यू आपकी k की हो जाएगी। अब इसमें का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर k की जगह हम यही रख देंगे, यानी k गुणे -68, यहाँ पर माइनस ला देते हैं, -68 बटे में 11। ठीक है, अब प्लस 18 दिया हुआ उसको रहने देंगे। देखिए यहीं पे मैं उठा करके रख रहा हूँ यही से। फिर यहाँ पर भी क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर भी नीचे भी माइनस ही रहेगा, -11 गुणे 68 बटे में क्या है? 11 और -12, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, -68 बचेगा और 18, यानी कि आपका -50 ऊपर बचेगा। नीचे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 68 में अगर 12 जोड़ते तो -80, 0 से 0 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 5 बटे में 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंचभुज में कोण ए इतना, कोण बी इतना, कोण सी इतना, कोण डी इतना, कोण ई बराबर इतना, तो 2x + 10 का मान क्या होगा? देखिए किसी भी पंचभुज में पांचों अंतःकोणों का योग आपको पता है क्या होता है? बताइए तब तक मैं काम करता हूँ, एक सभी कोणों को जोड़ता हूँ, पांचों कोणों को जोड़ूंगा। 2x है, 2x है, 2x है, 2x है, 2x है, यानी कि 10x ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 प्लस में है, 9 1 + 10 हो गया, 10 और 1 माइनस में है, 1 घट गया, 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14 हो गया, 14 में से फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? -4 हो गया, यानी कि +10 हो गया। और ये बराबर किसके होगा? 540 के। 5 कोणों का योग कितना होता है? 540 होता है। किसी भी पंचभुज के 5 अंतःकोणों का 540 इधर गया दोस्तों, 10 घटा 530 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 53 हो जाएगा। 530 में 10 से भाग दे दीजिए, 53। अब कह रहा है कि 2x + 10 का मान, तो 53 दूना कितना हो जाएगा? 106, 106 में 10 जोड़ेंगे 116, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि 8000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 9500 हो जाती है। उसी राशि का 20% वार्षिक दर उतने ही समय में कितना मिश्र धन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है? सिर्फ यहाँ पर ब्याज वार्षिक संयोजित कर दिया तो पता चल रहा है कि ये लास्ट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, उस हिसाब से हम अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट का सूत्र जो भी होता है उस सूत्र से हम सेकेंडों में निपटा देंगे। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, यानी टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 8000 रुपया जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र न होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि SI बराबर यहाँ पर SI बराबर होता है PRT
PRT बटे में 100, ठीक है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर मूलधन P दिया हुआ है और यहाँ पर मिश्र धन अमाउंट दिया हुआ एक अमाउंट साधारण ब्याज पर 9500 हो जाती है, तो हमें यहाँ पर 8000 और 9500 का अंतर निकालेंगे, जो 1500 आएगा वो SI का मान होगा। कितना हो जाएगा 1500, क्योंकि अमाउंट जो मिला है जो होता है वो ब्याज सहित होता है, मूलधन और ब्याज मिल करके नहीं अमाउंट बनता है मिश्र धन। वो 9500 दिया हुआ, मूलधन 8000 दिया हुआ, हमें ब्याज निकालना है तो उसमें से घटा देंगे, 1500 आ गया। अब P 8000 दिया हुआ है, रख दीजिए। R आपका कितना हुआ 7.5 दिया हुआ है, वो रख दीजिए। अब गुड़े T का मान निकालना है, x बटे में आपका 100 हो गया। 2 0 से ये 8000 है ना, तो इसको खत्म कर दीजिए। ये दशमलव खत्म हो जाएगा इस 0 से, खत्म। ये 75 हो गया, 15 से काट देंगे, ये 100 बार, ये 15 5 75, 5 से काटेंगे 20 बार, और ये 8 से काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूना की 8, ये 5 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 5 बटे में 2, यानी कह सकते हैं 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष x की वैल्यू आ चुकी है हमारी इससे। अब देखिए कह रहा है कि उसी राशि का, यानी कि जो मूलधन दिया हुआ P बराबर 8000, इसी राशि की बात कर रहा है, किसी और राशि की बात नहीं कर रहा है। लेकिन रेट यहाँ पर चेंज कर दिया, 7.5 की जगह 20% कर दिया है। अब टाइम यहाँ पर 2.5 वर्ष है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये ज़्यादा दिक्कत पैदा की होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में कि ये 2.5 वर्ष न रह करके 2-3 रहता तो बात समझ में आती, क्योंकि वार्षिक रूप से संयोजित कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 साल का तो हम ले लेंगे 1 + 1, और तीसरा जो साल होगा वो 6 ही महीने की बात हो रही है, तो उस 6 महीने को हम कैसे करेंगे सॉल्व, वो समझिए। देखिए मान लीजिए कि 8000 हो गया, ठीक है, 8000 हो गया, प्लस 20% कह रहा है ब्याज, 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 बटे में 5 होगा, 1 बटे में 5 होगा, यानी 5 रुपये पर 1 रुपया ब्याज, यानी कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 गुजे। वही मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ, ये डायरेक्ट सूत्र है, इस तरीके से 60 रुपये भी होती है, समझिए इसको। 1 बटे में 5, यानी कि 1 बटे में 5 को हम कह सकते हैं कि 5 पर 1 ब्याज, यानी कि 6 बटे 5 इसको लिखेंगे पहले साल का। फिर दूसरे साल का भी 6 बटे में 5 हो जाएगा। अब तीसरे साल का हम क्या करेंगे, इस रेट को हम आधा कर देंगे, यानी 10%। 10% का मतलब 1 बटे में 10, यानी कि 10 पर 1 रुपये का ब्याज, यानी कि ऊपर वाले को जोड़ करके 11 बटे में 10 कर देंगे। बस ये हो गया आपका टनाटन मान। अब यहाँ पर देखिए काट लीजिए, 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 3 75, 25 दूना के 50, 25 3 75, 32 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर लीजिए, किससे कटेगा, 6 को 36, 36 का अगर करते तो 11 6 का 66, 11 3 33, 33 और दोस्तों 6 39, 396 गुणे 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से का मान निकाल लेते हैं, आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कुछ में अलग है, कुछ में से में देख लेते हैं। 6 दूना 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट 2 है, बस उसी से निकालिए ना, कैलकुलेशन से बचिए और टाइम बचाइए दोस्तों, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। बात खत्म, हो गया मामला सेट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि x वो न्यूनतम संख्या जिसमें 2605 घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाती है तो 4x + 7 का मान क्या होगा, यानी कि 2605 में से हम क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ये सिंपल सा, तो इस पर ये भी देखिए क्वेश्चन एकदम डिक्टो था, मैंने ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है वीडियो में अपने, तो उसको भी देख लीजिएगा। देखना क्या, इसी को समझ लीजिए, कुछ है नहीं। 2605 कक्षा 6 7 8 में पढ़े होंगे, जो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका, बस उसी से निपटा देते हैं। चलिए यहाँ पर इसका क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, इधर से 2 2 का 26 हो गया। चलिए पहाड़ा पढ़िए, 3 3 के 9, 4 4 को 16, 50 25, 5 बार जाएगा, 50 25 लिखिए, 1 को उतारिए, 5 को यहाँ उतारिए। अब जो है इसे 10 हो गया, 2 जोड़ा उतारिए, 105। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 1 बार जाएगा, हाँ 1 ही बार जाएगा, तो 101 पूरा आ जाएगा, बच्चा 4। ये जो 4 से बच गया है, अगर दोस्तों ये 4 उसमें से कम होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 4 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बस जो ये लास्ट में आ जाएगा घटाने वाला वही मान हो जाएगा। तो चलिए ये आपका x मान 4 आ गया, अब इसमें रख देते हैं। 4x + 7 का मान पूछ रहा है, 4 4 को 16 और 16 दोस्तों 7 23 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एकदम डिक्टो क्वेश्चन, ये तो एकदम वही छाप दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन जाइए वीडियो में वॉच कीजिए मेरी, और उसमें यही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, कुछ भी फर्क नहीं है। क्या कह रहा है, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, d की वैल्यू है, तो a + b + c - d बराबर इतना कह रहा है, तो p + q + r का मान क्या होगा, बस यही निकालना है। पहले इसको निकाल देते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम पहले निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर वाले को पहले जोड़ लेते हैं। x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे, x² यहाँ पर, और उसके बाद इसको इस x² को उसमें से घटा देंगे। देखिए -d किया हुआ है, तो 3x² - 2x², बच्चा आपका x² में से -4x करो -3x², -3x², इसको अब घटाना है तो -x², यानी कि -4x² आ गया हमारा। चलिए इस तरीके से फटाफट। अब 8x है
12x है और इसमें क्या है, इसमें x है ही नहीं। तो पहले क्या करते हैं 8 12 4 बचा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है 4x और इसको हमें घटाना है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, यानी कि ये आपका क्या हो गया प्लस 5x हो गया। अब आपकी सिर्फ संख्या बची 11 यहाँ पे बची है और 7 यहाँ पे, 11 7 18 हो गई। 18 में से इस 11 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि ये घटाना है तो चिन्ह इस में बदल दीजिए, चिन्ह इसमें बदल जाएगा। तो 11 यहाँ पे कितनी 18, 18 1 19, 19 और 10 29 हो जाएगा, कितना हो गया 29। और ये बराबर किसके लिख देंगे, ये आपका जो दिया हुआ है px² प्लस qx प्लस r की। अब कंपेयर कर दीजिए, अब कंपेयर कर दीजिए, देखिए p की जगह क्या है -4 है, q की जगह क्या है 5 है और r की जगह 29 है। इन्हीं का योग पूछ रहा है क्या होगा, तो इनको जोड़ लीजिए, -4 5 1 बचेगा, 29 में जोड़ देंगे 30, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ p प्लस q प्लस r पूछ रहा है। कंपेयर मैंने किया, p की वैल्यू आ गई आपकी कितनी -4, q की वैल्यू आ गई 5 और r की वैल्यू आ गई 29, बस इसमें रखा 30 आ गया, काम खत्म। नेक्स्ट अगला कह रहा है इनमें कौन सी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में, ये दोनों माइनस में, पहले इस पे ध्यान दीजिए, माइनस में है तो उसके बीच में 0 नक्को, उसके बीच में पॉजिटिव संख्या नक्को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भाग से समझिए, -7/10 है, अगर भाग देखें तो 0.7 आ गया, और यहाँ पर भाग देते हैं तो -0.10 हुआ, 4 दूना क्या 4 5 20। अब इन दोनों के बीच में की संख्याएं पूछ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, अगर इसको हम भाग देते हैं तो कितना आएगा 3 6 18, ठीक है, वो तो 7 के और 2.25 के बीच में आ रहा है, 6.6 आएगा। अब यहाँ पर भाग देते हैं अगर, तो आपका 0.30 है, हो जाएगा 5 6 30, चलिए ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर भाग देते हैं दोस्तों तो 30 हो गया, तो 0.47 28 ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा संख्या का मतलब और 7 के नीचे आ रही है, 0.7 के नीचे आ जा रही है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा हुआ ये हर हाल में यही होगा। क्लियर। नेक्स्ट इस तरीके से ऑप्शन से भी कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक पहिए द्वारा 350 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी। 25 सेंटीमीटर वाले पहिए, देखिए इस तरीके से एक पहिया है, ठीक है, ये एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, इस अपनी परिधि, ये जो इसकी परिधि होगी, ये परिधि होती है, यही ना परिधि है वृत्त की, तो ये अपनी परिधि की दूरी जितना ही तो हिस्सा तय करेगा, हिस्सा यानी इसकी परिधि को खोलने अगर इतनी परिधि की लंबाई बने तो ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, यानी कि परिधि की जितना भी मान आएगा, परिधि का उसका जितना भी मान आएगा उस एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा। तो परिधि निकाल लेते 350, उसमें गुणा कर देते हैं, परिधि होती है 2πr होती है परिधि का मान। तो त्रिज्या आपकी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूरी मीटर में है, क्या कहता है कि ये दूरी मीटर में निकालना है। देखिए एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा हमेशा, इन सारी चीज़ों पे मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में दी हुई है त्रिज्या, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए ना, तो परिधि का मान 2πr होता है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 दिया, उसको भी लिख लीजिए, गुणे त्रिज्या को हम लिख देंगे 0.25 मीटर हो जाएगी, अब गुणे एक चक्कर में इतनी दूरी, तो 350 चक्कर लगाने में 350 के इसमें गुणा कर दीजिए, बस हो गया 7 5 35, ये कितना आ जाएगा 50, कितना आ गया 50। अब इसका गुणा कर दीजिए, वही आपका मान होगा। तो गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, करिए देखते हैं। एक काम करते हैं, किधर से शुरू करें, इधर से शुरू कर दीजिए। 50 दूना के 100, 50 दूना के 100, 100 होगा तो ये 25 पूरा हो जाएगा, 0.2 स्थान इधर आ जाएगा, कितनी आसानी से हो गया। अब 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 5 55, 550 हो गया। देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाई कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा कि रेखा ए बी पर बिंदु ओ है, इस तरीके से रेखा है, कह रहा कि बिंदु यहाँ पर ओ है और ये रेखा ए बी है, ठीक है। आगे कह रहा है ए बी की एक और 2 किरणें ओ सी और ओ डी इस प्रकार खींची गई कि ओ सी ओ डी पर लंब है। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा इस तरीके से, तो इसी पर आकर के ये लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। क्या करिए कि ओ सी और ओ डी इस तरीके से हैं कि ओ सी ओ डी पर क्या है, इस तरीके से लंब है। क्लियर हो गई बात। अब आगे कह रहा है कि यदि कोण ए ओ सी यानी कि ये कोण कह रहा है कि यदि एक्स है, कोण बी ओ डी यानी ये कोण कह रहा है कि 3x है, तो कोण बी ओ डी यानी इस 3x का मान पूछ रहा है। आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसमें से इसने ये 90 डिग्री निकाल लीजिए। इस 90 डिग्री को निकाल करके ये x और 3x यानी 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री बचेगी, क्योंकि 90 डिग्री बीच वाला निकल चुका है और ये दोनों का मान 90 डिग्री, क्योंकि टोटल ये मान 180 डिग्री होता है, काम खत्म। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कटेगा नहीं, कट रहा है कोई बात नहीं, वैसे ही लिख देते हैं।
कि अगर 2 से काटेंगे तो 45/2 हो जाएगा, 45/2। x का मान 45/2 है, लेकिन हमें 3x का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे 3x बराबर ही निकालते हैं, यानी 3 गुणे 45/2। 2 से कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको कर दीजिए 135/2। सही बटे में है तो 2 छक 12, 2 7 67 से 1/2 कहाँ है, ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट अगला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, इसके अंकित मूल्य 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP कह रहा है कि 750 रुपया है, ठीक है। इसके MRP पर कह रहा है कि ये 24% का डिस्काउंट दे रहा है, 24% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वस्तु 608 रुपये की सेलिंग प्राइस, यानी इसकी सेलिंग प्राइस दी 668 का बेच दिया। कह रहे यदि इस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा गया होता, यानी इस रेट पर बेचा गया होता, उस कंडीशन में कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ कितना होता उसको। अब देखिए, पहले हमें अगर MRP पता चल जाए तो मामला भी हल हो जाएगा। तो MRP कैसे निकालेंगे, तो 608 इसकी सेलिंग प्राइस है, MRP पर हमने 24% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 बटे में क्या करेंगे, 100 - 24 कर देंगे। 100 - 24 करने का मतलब यहाँ पे 76 हो जाएगा। अब देखिए ये 76 से कितनी बार में कट रहा है, देखिए तो कटेगा हर हाल में, पूरा कटेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उस हिसाब से सेट ही होगा। 6 8 6 48, अगर हम 8 6 8 से काटे तो देखिए 8 6 48, 8 बार में कट जाएगा, 76 8। देखिए 8 6 48, 8 7 56, 56 66, बिल्कुल 8 में कट जाएगा, यानी 800 आएगा। 800 इसका MRP आ गया, ठीक है। अगर इस MRP रेट पे बेची गई होती वस्तु, जो इसका CP 750 था, तो उसको कितने का फ़ायदा होता, 50 का। अब प्रतिशत में चेंज करना है, कितने पे फ़ायदा हुआ, तो 750 पे, क्योंकि CP है ये, गुणे 100 कर दीजिए, काम खत्म। 0 से 0, 5 से काटेंगे 2 बार, ये 5 से काटेंगे 15 बार। अब किससे कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से काट दीजिए 3 बार, ये 5 से काटेंगे 10 बार। 10 दूना 20/3, 20/3 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीतू हमेशा परिवर्तनों, ट्रांसफॉर्मेशन के पहचान करने में उलझ में रहती है। उसकी गणित के शिक्षकों ने उसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की, जो कि परिवर्तन का मतलब दोस्तों घुमाव होता है, परिवर्तन घुमाव, ठीक है। प्रतिबिंब पलटना, फिसलना, पलटना ना। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, परिवर्तन होता है पलटने को, परिवर्तन। देखिए आप जो आप पढ़ते हैं, क्या परिवर्तन वैसे सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों, किरणें क्या होती है, परिवर्तित होती हैं, यानी क्या होती है, परिवर्तित पलटती हैं। तो पलटना कहाँ है, पहला यहाँ पे है, पलटना यहाँ पर भी है, पहले पर पलटना यहाँ पर। दूसरा देखिए प्रतिबिंब में क्या होती है, वस्तु घूमती है। जैसे मान लीजिए कि ई अगर ऐसे है, तो इसका प्रतिबिंब जब बनता है तो ये पलट करके ऐसे हो जाएगी। प्रतिबिंब में क्या होती है, वस्तु पलटती है, यानी कि क्या हो जाएगा, वो पलटना के बाद घूमती है, सॉरी पलटना नहीं, घूमना कह सकते हैं, पलटना इसको नहीं कहना है, पलटना तो हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है। रिफ्लेक्शन में क्या होती है, किरणें पलट जाती हैं, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पलट जाती हैं। लेकिन जो प्रतिबिंब होता है आपका, प्रतिबिंब में क्या होती है, वस्तु घूम जाती है। जैसे इसका मुंह इधर था तो घूम करके देखिए इधर हो गई, ऐसे घूम गए, तो यानी कि ये घुमाना यहाँ पर हुआ। और तीसरा ट्रांसलेशन, वो तो आप जानते ही हैं क्या होता है दोस्तों, फिसलना होता है। और आपका आवर्धन, और क्या कहता है, आवर्धन परिवर्तन, स्थानांतरण और आवर्धन परिवर्तन, यानी कि बिग क्या इनलार्जमेंट बड़ा आकार, ये तो होता है ये हर हाल में, जो कि चारों ऑप्शन में दिया वो बड़े आकार से तो हम नहीं पहचान सकते थे, लेकिन इससे हमने पहचान लिया, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ये एकदम सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलेंगे ऐसे ही किसी शानदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।